हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसपी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो पर। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और कुल मिला के 10 ऐसे टॉपिक हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। बच्चों ये ऐसे टॉपिक होने वाले हैं, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या फिर मॉडल पेपर की बात करें तो आप किसी भी कंटेंट को प्रीवियस ईयर का उठाएंगे जो बोर्ड का होगा वहां पर आपको ये सारे क्वेश्चन फंसने वाले हैं। यानी कि ऑल क्वेश्चन जो भी हैं वो सभी इंपॉर्टेंट, ऑल क्वेश्चन इज ए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो सभी क्वेश्चंस को एक एक करके ध्यान से समझ लेना। उससे पहले मैं आज आपको बता देता हूं बच्चों, बायोलॉजी के अंदर एक महा मैराथन क्लास आने वाली है। कैसी महा मैराथन? देखिए बच्चों, महा मैराथन का मतलब ये होगा जो बच्चे कोचिंग कर रहे हैं, कई बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कोई बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं और वो चाहते हैं कहीं से हमको ऐसा कंटेंट मिल जाए जो हमारे बोर्ड एग्जाम में फंस जाए। तो बच्चों एक महा मैराथन क्लास होगी। इस क्लास के अंदर अप्रोक्सीमेटली मैं लगभग बता के चल रहा हूँ 10 लेक्चर लिए जाएंगे। इस 10 लेक्चर के अंदर लगभग आपको सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक कवर करा जाएंगे। वहां पर क्वेश्चन वेस्ट कुछ नहीं होगा, वहां पर आपको एक एक टॉपिक, आपकी जो बुक है उस पूरी किताब की, मैं आपकी संपूर्ण किताब की बात कर रहा हूं। आपकी जो बायोलॉजी की बुक है बच्चों, इस संपूर्ण बुक में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, भाई सारे टॉपिक को पढ़ाना मुश्किल, एक एक करके तो वो टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे और वे सारे टॉपिक आपको कवर कर दिए जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, ये जो टॉपिक रहने वाले हैं बच्चों आपकी संपूर्ण किताब के रहने वाले हैं और इसमें अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलिए लगभग 10 लेक्चर लग सकते हैं। 11 भी हो सकते हैं, 9 में भी समाप्त हो सकता है, 12 भी हो सकते हैं। और ये बच्चों सीरीज जो है ये आपकी 11 सितंबर से शुरू हो रही है। तो आप सभी लोग, जिन भी भाई बहन को, जिस आपके दोस्त हो, जिसको भी जरूरत हो उसके पास शेयर कर देना। मैं इसका लिंक डलवा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, इस सीरीज का जो डेमो वीडियो है उसका। ठीक है, तो इस सीरीज में हम जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, अब आप शायद कोचिंग भी कर रहे होंगे तो आपकी कोचिंग में भी पढ़ाया जा रहा हो, तो इस सीरीज के जो क्वेश्चन होंगे आप इस सीरीज को क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर भी देख सकते हो। यानी कि आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे टॉपिक पूछे जाएंगे। और हो सकेगा मैं प्रीवियस से क्वेश्चन जो है वो भी साथ साथ में लेकर चलूंगा ताकि आपको आगे भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आइए बच्चों में एक एक करके इस चैप्टर के, इस टॉपिक के जो भी क्वेश्चन है उनको समझ लेते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट अंतर को भी मैंने इंक्लूड किया है। अंतर यानी कि डिफरेंट आते हैं, जैसे कि एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस होता है, यानी कि सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में क्या अंतर होता है, कोई 3 अंतर लिखिए। ऐसा भी बोर्ड एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना क्या है। अब बच्चों यहां से आपसे कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बन सकते हैं। यहां पर क्वेश्चन टाइप में लिखा गया है और एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना जो है आपके बोर्ड में एक टॉपिक भी है। तो आप इसको चाहे क्वेश्चन समझ लो चाहे आप टॉपिक समझ लो। देखिए, एक जीन एक एंजाइम, यानी कि एक जीन है एक एंजाइम है, यानी कि एक जीन जो होगा किसी एक विशेष प्रकार के एंजाइम के लिए जिम्मेदार होगा। समझिए, एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना बिडल और टाटम ने दी थी। देखिए यहाँ पर 2 साइंटिस्ट हैं, बिडल और टाटम। कभी आपको ऑप्शन में सिर्फ बिडल दे सकता है, कभी आपको ऑप्शन में सिर्फ टाटल दे सकता है, टाटम। लेकिन ऐसा जो है ना के बराबर चांस है, ज्यादातर आपको बिडल और टाटम होगा। आपसे अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपके बोर्ड एग्जाम में कि एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना किसने दी थी और कब दी थी, और अगर थोड़ा हाई लेवल में दिया जाए कि किस पर दी थी, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो आप हमारे अगर सारे टॉपिक पढ़ते हो तो आप इन सभी क्वेश्चन को हवा में उड़ा सकते हो। एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना बिडल और टाटम ने दी थी। इन्होंने सन 1941 में कब दी थी? सन 1941 ईस्वी में न्यूरोस्पोरा नामक एक कोष की कवक पर, न्यूरोस्पोरा नामक एक कोष की था और वो भी था कवक था। कवक पर अपने प्रयोग सिद्ध किया था। इन्होंने बताया था कि प्रत्येक जीन एक विशेष प्रकार के एंजाइम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। यानी कि एक जो जीन होगा किसी एक विशेष प्रकार का एंजाइम बना रहा होगा, कोई विशेष प्रकार की प्रोटीन बना रहा होगा। एक जीन जो है कोई एक काम ही कर सकता है, यानी कि कोई ऐसा जीन है जो आपके कलर को निर्धारित करता है, वो सिर्फ आपके कलर को ही निर्धारित करेगा। कोई ऐसा जीन है जो आपकी हाइट को निर्धारित करता है, तो वो एक सफिशिएंट जो आपका स्पेक्ट्रम से जो उसी चीज के लिए, जिस चीज के लिए जो जीन बना होगा वही काम करेगा।
जो जीन आपको हाइट बढ़ाने के लिए होगा वो हाइट बढ़ाने का कार्य करेगा। कुछ जीन ऐसे होंगे जो आपके एंजाइम निकलवाने के लिए काम करते हैं, हर एक एंजाइम का जीन अलग अलग हो सकता है, तो आपको वो जिसका जो भी काम होगा वो काम करेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका मतलब है एक जीन एक एंजाइम पर, एक जीन होगा वो एक विशेष प्रकार के एंजाइम, विशेष प्रकार की प्रोटीन, जो भी कार्य होगा वो एक जीन अपना अपना कार्य अलग अलग होता है। हमारे जो गुणसूत्र होता है उसमें कई सारे जीन्स होते हैं। अब बच्चा देखिए भ्रूण पोष, अब भ्रूण पोष क्या होता है, एक आता है आपका भ्रूण कोष। जो कोष होता है वो बच्चों एक अगुणित संरचना होती है, और भ्रूण पोष जो होती है क्या होती है, त्रिगुणित संरचना होती है, 3n। इसका निर्माण कैसे होता है मैंने बहुत अच्छे से आपका जो एक पुष्पी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट, एक पुष्पी पात्रों में लैंगिक जन्म जब पढ़ाया था वहां पर बहुत अच्छे से समझाया भी है। तो देखिए भ्रूण कोष का निर्माण होता है जो अंड कोष का होती है और जो पहला नर युग्मक उसके होता है। लेकिन जो भ्रूण पोष बनता है द्विध्रुवीय केंद्रक जो होता है उसमें सहायक कोशिका के साथ में जो दूसरा नर युग्मक होता है वो दूसरा नर युग्मक जाकर उस भ्रूण द्विध्रुवीय केंद्रक से जुड़ जाता है, तो वहां पर टोटल 3 सेल्स बन जाती है। इसीलिए इस भ्रूण पोष को हम त्रिगुणित संरचना कहते हैं। त्रिगुणित संरचना होती है, 3n इसको हम स्ट्रक्चर बता सकते हैं। कभी कभी आपको 3n दे सकता है और आप ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाएगा कि भ्रूण पोष एक कैसी संरचना, आप बताएंगे त्रिगुणित संरचना है या फिर 3n संरचना है। समझ में आ गया। अब बच्चों यहाँ पर हमसे पूछा गया इसके कार्य क्या होते हैं, ये भ्रूण पोष होता क्या है, इसके कार्य क्या होते हैं। देखिए भ्रूण पोष की जो कोशिकाएं होती है उसमें खाद्य पदार्थ संचित रहता है, यानी कि खाद्य पदार्थ यानी कि भोज पदार्थ जो होता है वो संचित रहता है। भ्रूण पोष जो होता है अंकुरण के समय नवोद्भिद पौधे को पोषण प्रदान करता है, यानी कि खाद्य पदार्थ जो होते हैं भोज पदार्थ को संश्लेषित करता है, और जिस टाइम आप बीज बो देते हो उस टाइम जो नवोद्भिद पौधा होता है, नया पादप होता है, उसको क्या करते हैं, पौधे को पोषण प्रदान करते हैं। जो आप बीज बोते हो, सीड्स डालते हो, अब ये भ्रूण के विकास में भी सहायता करता है। और ये जो आपका भ्रूण पोष है ये भ्रूण पोष के विकास में भी क्या करता है, सहायता करता है। ये एम्ब्रियो जो होता है यानी कि भ्रूण जो होता है उसके विकास में भी सहायता करता है। अब बच्चों अगला टॉपिक है या अगला क्वेश्चन समझिए कि रजो स्त्राव या रजो दर्शन पर टिप्पणी कीजिए। क्या होता है, इसको मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, इस पे आप लोग समझ लीजिए। किसी मादा के जीवन काल में प्रथम बार होने वाले ऋतुस्राव को, जो रक्तस्राव होता है, उसी को हम रजोदर्शन कहते हैं। और उसकी एज लिमिट है, याद रख लेना, 12 से 15 वर्ष होती है। इसी प्रकार से एक टॉपिक होता है रजोनिवृत्त। रजोनिवृत्त पर टिप्पणी कीजिए, ऐसा भी हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। यानी कि किसी मादा के जीवन काल में आर्तव चक्र जो होता है वो स्थायी रूप से अगर बंद हो जाता है तो इसको ही रजोनिवृत्त कहते हैं, यानी कि निच्चू हो जाना, यानी कि निपटारा हो जाना। और ये 40 से 45 वर्ष, 45 से 50 वर्ष की आयु में होता है बच्चों। देखिए अगला जो क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है कि आनुवंशिक पदार्थ किसे कहते हैं, यानी कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है किसे कहते हैं। क्या होता है, ये जो क्या होता है सारा बड़ा टॉपिक हो जाएगा, इसको हम जब मैराथन क्लास लेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। होता क्या, देखिए ऐसा रासायनिक पदार्थ, एक ऐसा केमिकल पदार्थ होता है जो आनुवंशिक सूचना, जो भी हमारी जेनेटिक सूचनाएं होती हैं, वो सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने का जो कार्य करता है उसे ही आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। और ये आपके डीएनए भी हो सकते हैं, आरएनए भी हो सकते हैं, किसी किसी में प्रोटीन भी हो सकती है, होती है, जो कि मैंने आपने एक दिन वो हस्सेचेज ने और ग्रिफिथ का रूपांतर प्रयोग, कई सारे प्रयोग पढ़ाए थे, वहां पर मैंने आपको इस पर चर्चा की थी। अगला टॉपिक आता है जंपिंग जीन क्या होते हैं। देखिए जंपिंग मतलब कूदने वाले जीन, जंप माने क्या होता है, कूदना, कूदने वाले जीन ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो वे जीन जो जीनों में अपनी स्थिति बदलते रहते हैं, यानी कि जो जीनोम होता है उसमें अपनी स्थिति बदलते रहते हैं, कूदते रहते हैं, जंपिंग जीन कहलाते हैं। इसकी खोज बारवारा मैकलिंटॉक ने सन 1883 ईस्वी में मक्का के पौधे पर की थी। याद रखना, पूछा जा सकता है कि जंपिंग जीन की खोज किसने की थी, तो बारवारा मैकलिंटॉक ने की थी। कब की थी, सन 1983 ईस्वी में की थी। किस पर की थी, मक्का के पौधे पर की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इस पर स्टार लगा लीजिए। आनुवंशिक इंजीनियरिंग या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है। देखिए आनुवंशिक पदार्थ, ये तो आपका डीएनए होगा या आरएनए होगा, इसकी संरचना में परिवर्तन कर, इसकी जो संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है। अब जो बच्चों प्रोटीन की बात होती है, आनुवंशिक पदार्थ प्रोटीन, ये पहले होता था, अब नहीं होता है, ये चीज याद रखना। नहीं आप सोचो कि अभी भी प्रोटीन है, ऐसा नहीं होता। आनुवंशिक पदार्थ अब फिक्स हो चुका है, या डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। फिर क्या करते हैं, इसको जब परिवर्तन कर लेते हैं और इसे क्या करते हैं, पोषक कोशिका में प्रवेश कराना। ये जो कोई पोषक कोशिका जो भी हमारी टारगेट सेल होगी उसमें हमें इसको प्रवेश कराना है, जिससे उसके फिनोटाइप यानी कि उसके लक्षण प्रारूप में इच्छित परिवर्तन किया जा सके। उसका जो लक्षण प्रारूप होगा उसमें क्या कर सकते हैं, हम अपने अनुसार उसमें चेंज कर सकते हैं। तो इसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर आनुवंशिक इंजीनियरिंग कहलाते हैं। तो बच्चों 7 टॉपिक, जो 7 क्वेश्चन थे, इनको तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट जो अंतर है उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में आए तो आपको भी पता लगे कैसे अंतर हमसे पूछे जाते हैं।
एक क्वेश्चन बच्चों बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में अंतर, यानी कि लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में क्या अंतर होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो एक तरफ आप लिखेंगे लघु बीजाणुधानी, एक तरफ आप लिखेंगे गुरु बीजाणुधानी। देखिए लघु मतलब छोटा यानी कि नर से बात होगी, गुरु मतलब बड़ा यानी कि फीमेल से बात होगी। लघु बीजाणुधानी चारों ओर से, जो लघु बीजाणुधानी होती है वो चारों ओर से बाह्य त्वचा, अंतः स्तर, मध्य स्तर और टेपिटम से घिरी रहती है। अगर बच्चों इनकी इंग्लिश में बात करें तो एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम। एपिडर्मिस बाहर वाली, एंडोथीसियम अंदर वाली, मिडिल लेयर, मध्य लेयर, मध्य स्तर और टेपिटम को टेपिटम ही कहते हैं। इससे 4 लेयर से घुरी रहती है कौन, लघु बीजाणुधानी। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेपिटम। टेपिटम सबसे अंदर की ओर होती है, एपिडर्मिस बाहर, फिर एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, फिर उसके अंदर, फिर मिडिल लेयर उसके अंदर, फिर टेपिटम होती है। लेकिन गुरु बीजाणुधानी में जो बीजांड होता है उसको चारों ओर से बाह्य तथा अंत अध्यावरण जो होते हैं इंटेगुमेंट से घिरी होती है। आप जब फूल वाली संरचना पढ़ते हो तो उसमें अध्यावरण जो दिखाया जाता है गुरु बीजाणुधानी की, आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो अध्यावरण ही जो है वहीं पर वही इनके रक्षा करते हैं। 2 होते हैं ज्यादातर, किसी में एक ही अध्यावरण होता है, तो मोस्टली हम लेकर चलेंगे 2। अनेक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में, अनेक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं जो होती हैं उनमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा असंख्य लघु बीजाणु यानी कि परागकण बनते हैं। इसमें क्या बनते हैं, असंख्य बनते हैं। लेकिन जो गुरु बीजाणुधानी होता है इसमें ऐसा नहीं होता है। एकमात्र गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो होती है उसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित यानी कि हैप्लॉइड, जिनको हम कहते हैं हैप्लॉइड अगुणित, 1 एन, एक एन आप कह सकते हैं, सिंगल एन, वो 4 अगुणित जो गुरु बीजाणु बनाते हैं। लेकिन उसमें से क्या होते हैं, 3 नष्ट हो जाते हैं। 3 नष्ट हो जाते हैं। एक जो होता है गुरु बीजाणु सक्रियाशील रहता है, एक। अब वो कौन सी तरफ रहता है, जिस तरफ निभाग होता है, जो आप गुरु बीजाणुधानी बनाते हैं उसमें जो निभाग तरफ होता है वो आपका सक्रिय रहता है, जिसको हम चुलोजा भी कहते हैं। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट आपका आता है लघु बीजाणु जो होते हैं उसमें पराग कणों के स्फुटन से मुक्त हो जाते हैं। देखिए क्या होते हैं, लघु बीजाणु जो होते हैं, पराग कोष जो होता है वो क्या होते हैं, जो पराग कण होते हैं वो पराग कोष में जैसे स्फुटन होगा वो उससे मुक्त हो जाते हैं। ये नरयुग्मक नवोद्भिद होते हैं। कैसे होते हैं, युग्मकोद्भिद, सॉरी बच्चों, युग्मोद्भिद यानी कि एक युग्मक के रूप में होते हैं। कैसे, युग्मकोद्भिद होते हैं। इसमें आप कह सकते हैं नर युग्मक होते हैं, ऐसा आप युग्मोद्भिद कह सकते हैं, या फिर नर युग्मक होते हैं, इनको भी ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन गुरु बीजाणु जो होती है उसमें वृद्धि करके भ्रूण कोष बनता है। अब कोष बन गया तो उसके बाद की स्टेज आती है जो भ्रूण कोष जो उसमें बचा हुआ रहता है उससे बनता है। ठीक है, तो यह मादा युग्मकोद्भिद है। एक ऐसा है नर युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद, ये भी आप पॉइंट अलग से बढ़ा सकते हो चाहो तो। ठीक है, इसमें मादा युग्मक बनते हैं। इसमें क्या होते हैं, मादा युग्मक होते हैं। तो आई होप आपको गुरु बीजाणुधानी और लघु बीजाणुधानी में अंतर समझ में आ गया होगा। थोड़ा कंफ्यूज हुआ होगा मैं जानता हूं, तो इसीलिए आप इसको एक बार दोबारा पढ़ लीजिए, दोबारा देख लीजिए, लेक्चर को पीछे करके आप लोग देख लेना एक बार, और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अगर आपको अगर जरूरत होगी तो इसका मैं PDF भी डलवा सकता हूं टेलीग्राम पर, उसके लिए आपको कमेंट करना होगा। ठीक है बच्चों, अगला टॉपिक देखिए। अगला बच्चों जिसमें आपसे कहा जा रहा है सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर बताइए, विभेद कीजिए। अब एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। देखिए सक्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है, पहले आप डिफिनेशन समझिए, फिर मैं समझाने का प्रयास करता हूं। जब व्यक्ति के शरीर की, जो व्यक्ति होता है उस शरीर की अपनी कोशिकाएं रोगाणुओं के प्रति प्रतिरक्षा पैदा करती है, तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा को हम सक्रिय प्रतिरक्षा, यानी कि जो हमारा शरीर होता है जब हम पर कोई भी रोगाणु अटैक करता है तो हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षा बनते हैं, एंटीबॉडीज बनते हैं, वो उनसे लड़ने की प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, सक्रिय। लेकिन जब शरीर की रक्षा के लिए बनाए गए प्रतिरक्षा सीधे हम शरीर में दिए जाते हैं तो ये निष्क्रिय। जब हमारे शरीर में बनाए दे दिए, जैसे इंजेक्शन के द्वारा आप इंजेक्शन लगवा लेते हैं, इस प्रकार की जो प्रतिरक्षा होते हैं, दवाई खा लेते हो, तो इस प्रकार के बने बनाए निष्क्रिय प्रतिरक्षा। फिर साथ में सक्रिय प्रतिरक्षा, इससे शरीर जो होता है, जो हमारा बॉडी है, इस बॉडी को कोई अन्य कठिनाई या सामना नहीं करना पड़ता है। एक बार जो कुछ नहीं लड़ना होगा तो बार बार पहचान लेंगे यही आया है, तो इससे क्या होता है, हमारे शरीर को किसी अन्य कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन इससे क्या होता है, हमारे शरीर में बार बार भूल जाते हैं। ठीक है, तो शरीर इनको जब भी आप खाएंगे तो इनको कठिनाई का सामना पड़ेगा। जब आप दवाइयाँ खाते हैं तो आपको पता है हमारा जो स्वास्थ्य होता है उस पर भी फर्क पड़ता है। ठीक है, यह पूरे जीवन काल करती है। जीवन यानी कि जो सक्रिय प्रतिरक्षा होती है, एक्टिव इम्यूनिटी होती है, ये पूरे जीवन हमारे शरीर में बनी रहती है, लेकिन इसका प्रभाव कुछ समय के बाद नष्ट हो जाता है, जो पैसिव होती है। उदाहरण के लिए हम बात करें तो मानव में चेचक बीमारी के प्रति प्रतिरक्षा, यानी कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं इसके अंदर, मानव के अंदर ही चेचक बीमारी के प्रति जो होते हैं प्रतिरक्षी बनती है। तो मानव में काली खांसी, टेटनस, रेबीज, पोलियो आदि के रोगजनक का टीकाकरण द्वारा प्रतिरक्षा। तो आदि के जो पोलियो के टीका लगते हैं, टेटनस के भी लगते हैं, टेटनस जिसको लोहे से चोट लगती है वो टेटनस का टीका लगवाता है, पोलियो के भी टीका लगते हैं। और आपकी जो रेबीज
वायरस होता है, कुत्ते का काटने से कहते हैं इसका टीका लगवा लो नहीं तो विषेखा हो जाएंगे, ऐसे जो गांव में कहा जाता है। तो टीकाकरण किया जाता है। तो टीकाकरण क्या होता है, एक पैसिव इम्यूनिटी होता है, यानी कि निष्क्रिय प्रतिरक्षा होती है। तो आई होप ये भी टॉपिक आपको एक थोड़े अंतर वाले आपको कन्फ्यूजन लगते हैं बच्चों, मुझे भी लगते थे जब मैं शुरू में इनको पढ़ता था। तो आप इनको 1 से 2 बार पढ़ेंगे, लिखेंगे, आपके समझ में आ जाएंगे। इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा, और अगर आप बताएंगे तो मैं टेलीग्राम पर इसका जो PDF है वो डलवा दूंगा। टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा। इसके लिए आपको कमेंट करना होगा, क्योंकि बच्चे वहाँ पर देखते हैं नहीं, बेफालतू में डालने का कोई फायदा नहीं रहता है। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर कमेंट करेंगे कि सर हमें इसके नोट्स चाहिए, तो मैं डलवा दूंगा। और मैराथन क्लास के नोट्स जहाँ तक हो सकेगा मैं स्कैन करवा के वहाँ पर जरूर अपलोड कराऊंगा, क्योंकि मैराथन क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अपने दोस्तों, भाई बहन और जिसको भी जरूरत है उसको शेयर कर देना। ठीक है बच्चों, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।